अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स, मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 दैट इज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन से पहले आपको दो टर्म्स और क्लियर होने चाहिए दैट व्हाट इज़ हेरिडिटी एंड व्हाट इज़ वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब होता है कि पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन या फिर कैरेक्टर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट रिजेंबल देयर पेरेंट्स, यानी वो कैरेक्टर्स या उन कैरेक्टर्स का पास होना जो कि ऑफस्प्रिंग के बिल्कुल अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, उन कैरेक्टर्स को भी हेरिडिटी कह रहे हैं। उस पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स को भी हम जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं इसको भी हम क्या कह रहे हैं, हेरिडिटी कह रहे हैं। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस अमंग ऑफस्प्रिंग, यानी ऑफस्प्रिंग जो औलाद होती है वो भाई बहन भले हों लेकिन आपस में एक जैसे नहीं होते, उनके फीचर्स में डिफरेंस होते हैं, उनके कैरेक्टर्स में डिफरेंस होते हैं, तो वो जो डिफरेंसेस होते हैं उन डिफरेंसेस को हम वेरिएशंस कह रहे हैं। ठीक है, तो वो कैरेक्टर्स जो रिजेंबल हो रहे हैं वो हेरिडिटी है, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको हम वेरिएशन कह रहे हैं। और कंबाइंड स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज टर्म्ड एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ठीक, इनहेरिटेंस वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ आते हैं, उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कह रहे हैं। सो द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब क्रोमोसोम्स पर आते हैं। क्रोमोसोम्स को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक दफ़ा फिर से रिवाइज हो जाएगा क्रोमोसोम का कि देखें पेरेंट्स से जो चीज़ ऑफस्प्रिंग की तरफ आ रही होती है, ऑफस्प्रिंग बनता कैसे है, जब दो सेल फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, एक होता है मेल गैमेट जो फ्यूज़ होता है, दूसरा होता है फीमेल गैमेट। दिस वन इज़ मेल गैमेट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ फीमेल गैमेट। अब होते हैं ये दोनों सेल ही हैं। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब इनके जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमने सेल की स्टडी के दौरान पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे होते हैं, क्रोमोसोम कह रहे होते हैं। तो जब मदर एंड फादर के जो सेल हैं, ये गैमीट्स हैं, ये फ्यूज़ होते हैं तो एक जाइगोट बनता है। अब इस जाइगोट से ग्रो होकर ऑफस्प्रिंग बनेगा। ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग के अंदर क्रोमोसोम कहाँ से आए, मदर से आए और फादर से आए। ठीक, तो ये असल में ये क्रोमोसोम पर कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो कि कैरेक्टर्स को साथ लेकर आती है, वो होती है जीन। इट इज़ द जीन दैट ट्रांसफर दोज कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स किस फॉर्म में आते हैं, जीन, और जीन किस पे लगी हुई होती है, वो क्रोमोसोम पर लगी हुई होती है। क्रोमोसोम्स एक्चुअली आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वो स्ट्रक्चर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ आती है, इट हैज़ फिक्स्ड नंबर। क्रोमोसोम फिक्स्ड नंबर में होता है, स्पीशी पे डिपेंड करता है। अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के अंदर होते हैं 2 सेट्स ऑफ 23 क्रोमोसोम्स, टोटल 23 क्रोमोसोम्स, और उनके भी 2 सेट होते हैं। एक सेट आता है मदर से, दूसरा सेट आता है फादर से। जो मदर से सेट आ रहा है उसको हम कह रहे हैं मेटरनल सेट, और जो फादर से आ रहा है उसे हम कह रहे हैं पैटर्नल सेट। मदर से जो सेट आता है वो कौन से सेल के थ्रू आता है, एग सेल के थ्रू आता है, और फादर से जो सेल आता है, मतलब जो फादर से क्रोमोसोम का सेट आता है वो स्पर्म के थ्रू आता है। ठीक, अब क्रोमोसोम की कंपोजिशन पर दे आए। अच्छा, ये देखें कि एक सेट मदर से आया 23 क्रोमोसोम का, एक सेट फादर से आया, और ये फ्यूज़ होकर 23 क्रोमोसोम का 2 सेट्स बन गए। ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग में 2 सेट्स आ गए। ठीक, इसी तरीके से अगर हम किसी और स्पीशी की बात करें तो हर स्पीशी में डिफरेंट होते हैं। ड्रोसोफिला के अंदर लेट्स सपोज कि 4 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, तो हर किसी स्पीशी के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कंपोजिशन की बात करें कि क्रोमोसोम किस चीज़ से बने हुए होते हैं, तो क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्रोमेटिड्स के बने हुए। ये देखें, ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरी क्रोमेटिड आ गई। अब ये क्रोमेटिड्स खुद किस चीज़ की बनी हुई होती है, ये 2 चीज़ों की बनी है, एक है डीएनए, दूसरा हिस्टोन प्रोटीन। 40% डीएनए होता है और 60% प्रोटीन होती है किसमें, क्रोमोसोम के अंदर, और उस प्रोटीन को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये देखिए क्रोमेटिड्स जो है, अगर देखें तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। एक ही क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, और ये जो बीच में पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों क्रोमेटिड्स आपस में अटैच हैं, उस पॉइंट को हम सेंट्रोमियर कह रहे हैं। और इसी क्रोमेटिड पर लगी हुई होती है बीड लाइक जीन्स लगी हुई होती हैं जिसमें सारी कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है। वो जो 2 सेट आते हैं ना, एक मदर से एक फादर में से, तो उनमें से एक ऐसा होता है कि 2 ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, फिजिकली भी सिमिलर होते हैं, शेप में, साइज़ में, पोजीशन ऑफ जीन्स में, हर चीज़ में एक जैसे होते हैं, तो वो दोनों क्रोमोसोम कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। So homologous chromosomes are the 2 chromosomes with similar shape
विथ सिमिलर साइज एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। इन तीनों चीज़ों में वो एक जैसे होंगे, बल्कि जेनेटिकली भी पोजीशन ऑफ जीन इनकी एक जैसी होती है। ओके, अब आते हैं कॉइलिंग पर कि किस तरीके से क्रोमोसोम बनता कैसे है। हमने तो ये पढ़ लिया कि डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से बन रहा है, लेकिन किस तरीके से। तो देखिए डीएनए जो है, डीएनए इज़ अ वेरी लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड फाइबर, ठीक, एट डुप्लेक्स। आप डीएनए को ऐसा समझ लो कि ये एक तरह से धागा है, ठीक है, जो कि डबल हेलिक्स है। इस तरीके से डबल हेलिक्स है, ये डबल हेलिक्स धागा है। आपने रील देखी होगी, उस रील के ऊपर ना ये धागा, रील जिससे सिलाई वगैरह की जाती है, तो उस रील पर ये धागा जो होता है वो पूरा रैप्ड हुआ हुआ होता है। तो डीएनए जो है ना, वो समझो कि एक तरह से धागा है, वेरी लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड डुप्लेक्स है। इफ़ ओपनड इन स्ट्रेट लाइन, अगर हम इसको खोल दें, इट वुड बी 2 मीटर 7 फुट लॉन्ग। यानी अगर हम रील में से वो धागा अलग कर दें और उसको खोल दें तो वो कितना सारा लंबा हो जाता है। इसी तरीके से अगर डीएनए को भी हम खोल दें तो वो 7 फुट तक लंबा हो जाएगा, लेकिन उसकी रैपिंग की वजह से वो हमें कम नज़र आ रहा होता है वॉल्यूम में, ठीक है। अच्छा, रैपिंग होती क्यों है? अब जो डीएनए होता है ना, उस पर होती है नेगेटिव चार्ज, डीएनए इज़ नेगेटिव चार्ज, हिस्टोन इज़ पॉजिटिव चार्ज। तो जब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट, हिस्टोन प्रोटीन, ये देखें अगर ये हिस्टोन प्रोटीन है और ये धागा आ रहा है डीएनए का, तो वो हिस्टोन प्रोटीन के सराउंडिंग में यूँ जो है वो क्लोज हो जाता है, फिर क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं, फिर आके हिस्टोन प्रोटीन इसके ऊपर गिरेगी तो ये उसके सराउंडिंग में आ जाएगा। तो इस तरीके से यूँ बीट्स बनते जाते हैं और ये रैपिंग होती जाती है। इस तरीके से रैपिंग होते 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 और ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। सो डीएनए कॉइल्स अराउंड हिस्टोन एंड सुपर कॉइलिंग फॉर्म्स क्रोमोसोम। द बीट्स ऑफ हिस्टोन एंड डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ये जो बीट्स बने हुए नज़र आ रहे हैं ना हमें न्यूक्लियोसोम के, और हिस्टोन प्रोटीन और इस डीएनए के, इस बीड को हम कह रहे हैं न्यूक्लियोसोम। ओके, नाउ जीन इज़ द लोकलाइज्ड पार्ट ऑफ डीएनए विच हैज़ अ कोडेड इन्फॉर्मेशन। जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर लगी हुई होती है जीन्स। अब इस जीन में क्या मौजूद है? कोडेड इन्फॉर्मेशन मौजूद है। टू सिंथेसाइज प्रोटीन, उस इन्फॉर्मेशन से सेल क्या करेगा? प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, एंड दैट प्रोटीन वर्क्स एज एंजाइम, फिर वो प्रोटीन एंजाइम के तौर पे वर्क करेगी। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में जो मॉडल आया था दैट वाज गिवन बाय वेटसन एंड क्रिक इन 1953, जिन्होंने कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर लिया कि डीएनए की स्ट्रक्चर किस तरीके से है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डीएनए इज़ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स है। इसमें डबल हेलिक्स का कुछ पोर्शन मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं कि ये डबल हेलिक्स है, यानी 2 दीवारों से बना हुआ है, ये ऐसे समझ लें। और पॉलीन्यूक्लिएटेड चेन ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। ये जो चेन आ रही है ना, ये चेन पॉलीन्यूक्लिएटेड है, यानी ये न्यूक्लिक एसिड की बनी हुई। पॉलीन्यूक्लिएटेड का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड मौजूद हैं और ये पॉलीन्यूक्लिएटेड चेन जो है वो ट्विस्ट हुई हुई है एक दूसरे के सराउंड में। ओके, अब इस डीएनए के देखें 2 पार्ट्स है। एक तो ये ऊपर वाला हिस्सा आ रहा है जिसको हम कहते हैं अपराइट, आउटर पार्ट, या फिर इसको कहते हैं अपराइट, और इसका जो इनर पार्ट है उसमें ये स्टेप्स बने हुए हैं, इनको हम कहते हैं रंग्स, ठीक है। तो जो आउटर पार्ट है यानी अपराइट, इट इज़ मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट, यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर का और फॉस्फेट का बना हुआ होता है ये अपराइट। और ये जो बीच में रंग्स गिवन है दे आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस से बने हुए होते हैं। डीएनए में 4 तरह की नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं, एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन एंड थायमाइन। ये चारों नाइट्रोजिनस बेसिस जो है वो डीएनए का इनर पार्ट बना रही हैं। अच्छा, उसके बाद है कि बोथ हेलिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, हेल्प टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो 2 चेन्स हैं, ये जो 2 हेलिक्स हैं, इन दोनों के बीच में ये जो आपस में ट्विस्टेड हुई हुई अलग नहीं हो रही, वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। और ये जो दोनों आपस में ट्विस्टेड हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि अगर एक चेन की इन्फॉर्मेशन हमें हो तो दूसरी चेन अगर मौजूद नहीं भी है तो भी हम उसकी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं कि अब इसमें कौन सी नाइट्रोजिनस बेस लगी हुई होगी, क्योंकि एडिनाइन का पेयर हमेशा बनता है थायमाइन से। यानी अगर एक हेलिक्स में एडिनाइन लगा हुआ है तो सामने वाले हेलिक्स में ज़रूर थायमाइन होगा। अगर एक हेलिक्स में साइटोसाइन लगा हुआ है तो सामने वाले में लाजमी ग्वानाइन होगा। दैट मीन्स कि अगर हमें एक हेलिक्स की स्ट्रक्चर पता चल गई तो दूसरी का हम बता सकते हैं। जहाँ ए होगा सामने हमने टी लगा देना है, जहाँ पर सी होगा सामने हमने जी लगा देना है। ठीक इस तरीके से ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। फिर जीन के अबाउट थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जीन इज़ द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक स्मॉल सेगमेंट होता है विच हैज़ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ
कोड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ कोड, कोड की फॉर्म में होती है। उस कोड के थ्रू वो सेल जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन लोकस, यानी क्रोमोसोम पर जिस जगह पर ये क्रोमोसोम जीन्स पाई जाती हैं उस जगह को हम लोकस कहते हैं। ईच जीन हैज़ ए स्पेसिफिक फंक्शन, हर जीन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। उसके बाद देयर इज़ जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन यानी देखें कि ये जो क्रोमोसोम है इस पे लगी हुई जीन की इन्फॉर्मेशन फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल इस जीन की इन्फॉर्मेशन थी कि आइज़ का कलर ब्लैक ही होना है लाजमी। अब किसी वजह से या म्यूटेशन हुई या फिर रेज की वजह से किसी वजह से इसकी इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई, ये ब्लैक से थोड़ी इन्फॉर्मेशन चेंज होके हो गई ग्रे, यानी थोड़ा सा चेंज आ गया, लेकिन अब इन्फॉर्मेशन तो चेंज हो गई ना। अब जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें ब्लैक आइज़ नहीं होंगी, उसमें ग्रे आइज़ हो जाएंगी। तो इस प्रोसेस को, इस इन्फॉर्मेशन के चेंज होने को हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन। कोडेड इन्फॉर्मेशन व्हेन चेंज, जब भी ये कोडेड इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाए ड्यू टू एनी रीज़न कास्ड बाय म्यूटेशन, किसी भी रीज़न की वजह से जो कि म्यूटेशन की वजह से हुआ है, तो ये अगर इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई उसे हम जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। ठीक, इट गिव्स राइज टू 2 और मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। इससे क्या हुआ कि जीन की अल्टरनेट फॉर्म आ गई। ऐसा हुआ कि यहाँ पर भी ब्लैक जीन लगी हुई थी लेकिन इस तरफ वाली जीन ग्रे हो गई, अब हो तो गई ना वेरिएशन। अब ऐसा हुआ कि ये भी आइज़ के कलर की जीन थी, सामने भी आइज़ के कलर की जीन थी, लेकिन एक ग्रे कलर बता रही है तो एक ब्लैक कलर बता रही है। तो एक ही इन्फॉर्मेशन की जीन जब दो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन रख रही हो, एक ही जीन जब 2 डिफरेंट इन्फॉर्मेशन रख रही हो तो उसे हम कहते हैं एलोट्रॉप्स या फिर अलील। अलील कहते हैं यूजुअली, हम जो जेनेटिक्स की होती है ज़बान में अलील कहते हैं। तो क्या हुआ है, आइज़ कलर की जीन लेकिन इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है। अब जो बेबी होगा उसमें या ब्लैक आइज़ हो या ग्रे आइज़ हो, वो डिपेंड करता है किसने ज़्यादा डोमिनेंसी अपनी शो की, लेकिन है ये क्या कहलाएंगी, अलील कहलाएंगी। जैसे एक इंसान का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का बी है, यानी है तो ब्लड ग्रुप ही लेकिन उनके अंदर इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है, तो ये जो ब्लड ग्रुप की जीन है ये क्या कहलाएगी, अलील कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन इज सिंपली बिफोर सेल डिवीजन डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। यानी सेल डिवीजन से पहले हमने पढ़ा था ना कि डीएनए डुप्लीकेट होता है, डीएनए की एक स्ट्रैंड होती है फिर उससे दूसरी स्ट्रैंड बनना स्टार्ट होती है, तो इसे हम कहते हैं डुप्लीकेशन, और डुप्लीकेशन को हम रेप्लिकेशन कह रहे हैं डीएनए की। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल डोमा। सेंट्रल डोमा जो है इट्स अ प्रोसेस बाय विच इंस्ट्रक्शंस इन डीएनए आर कन्वर्टेड इनटू फंक्शनल प्रोडक्ट। यानी जो इन्फॉर्मेशन जीन में कोड हुई हुई है, अब उसके ज़रिए उसने मतलब डिफरेंट स्टेप से होती हुई उसने कोई फंक्शन अपना शो किया या कोई कैरेक्टर शो किया, वहाँ तक के सफ़र को हम सेंट्रल डोमा कहते हैं। किस तरीके से होता है कि मतलब ये सेंट्रल बिलीफ, एक इंसान का एक बिलीफ है कि वेयर अ जीन एक्सप्रेसिस बाय सिंथेसाइजिंग अ प्रोटीन, कि जीन अपना जो फंक्शन है, जो कैरेक्टर शो करती है, इट शोज़ इट्स कैरेक्टर बाय सिंथेसाइजिंग अ प्रोटीन, वो प्रोटीन बनाकर शो करती है। और वो जो प्रोटीन है इट वर्क्स एज एन एंजाइम, वो प्रोटीन एंजाइम के तौर पे वर्क करेगी। एंजाइम कैरी डाउन अ केमिकल रिएक्शन, इससे केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कोई मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनेगी और वो जो प्रोडक्ट बनेगी इट विल डेवलप अ कैरेक्टर। DNA is located in nucleus while chemical reaction occur in cytoplasm। ये तो है कि मतलब न्यूक्लियस में आ रहा है DNA, ठीक है, और बाकी के सारे रिएक्शंस वगैरह वो सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सेल की हर इंफॉर्मेशन किसके पास है, न्यूक्लियस के पास है, और न्यूक्लियस में मौजूद DNA के पास है। सो अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफ डीएनए सारा कुछ जो रिएक्शंस होता है वो किसके इंस्ट्रक्शंस में होता है, डीएनए के इंस्ट्रक्शंस के अंडर में होता है। देयरफॉर डीएनए रिक्वायर्स सम अदर मॉलिक्यूल्स टू कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। यानी इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास है और रिएक्शन होना है साइटोप्लाज्म में। अब कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेकर साइटोप्लाज्म तक आए ताकि वो रिएक्शन हो। अब वो कौन सी चीज़ होती है, वो आरएनए होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स आरएनए होते हैं जिसकी फुल फॉर्म है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये मॉलिक्यूल्स इन्फॉर्मेशन जाके डीएनए से लेकर आते हैं और आके साइटोप्लाज्म के उस पार्ट को प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर वो रिएक्शन होना होता है। ठीक, आरएनए भी 3 तरह के होते हैं, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। इन तीनों आरएनए की मदद से वो इन्फॉर्मेशन डीएनए से आके साइटोप्लाज्म पहुँचती है और वो उसका फंक्शन भी हो जाता है। ठीक है,
अब दो स्टेप्स में ये इन्फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म तक आती है। स्टेप 1 इज़ ट्रांसक्रिप्शन, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। इस स्टेप में क्या होगा कि डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे समझो कि फ़ोटोकॉपी हो जाएगी। जैसे जैसे हम पेजेस वगैरह या नोट्स वगैरह फ़ोटोकॉपी करवाते हैं ना, इसी तरीके से डीएनए की इन्फॉर्मेशन सारी फ़ोटोकॉपी होकर इसी तरीके का एक और डीएनए बन जाएगा, लेकिन वो उसकी कॉपी होगी, वो ओरिजिनल डीएनए नहीं होगा। और उस डीएनए की उस कॉपी को हम क्या कहेंगे, एमआरएनए कहेंगे। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए इन्फॉर्मेशन टू एमआरएनए। तो बिल्कुल डीएनए की फोटोकॉपी बनेगी जिसको हम एमआरएनए कहेंगे, और वो एमआरएनए जो है वो सेल न्यूक्लियस से बाहर आकर साइटोप्लाज्म को इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन स्टेप 1 में सिर्फ क्या हुआ है कि डीएनए की इन्फॉर्मेशन कॉपी हुई है, ठीक है। और कौन सा एमआरएनए यहाँ पर यूज़ हुआ है, एमआरएनए यूज़ हुआ है, ओके। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ तक आनी है, साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स तक लानी है, और वो होगा स्टेप 2 ट्रांसलेशन। इस स्टेप में क्या होगा कि ट्रांसफ़र आरएनए यानी टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए ट्रांसलेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। वो जो एमआरएनए था वो यहाँ पर आ गया, साइटोप्लाज्म के राइबोसोम की तरफ आया। अब इस स्टेप में क्या होगा कि ये दोनों आरएनए टीआरएनए और आरआरएनए मिलकर क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे उस इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि वो कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है। इस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करेंगे और स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को यानी प्रोटीन को सिंथेसाइज कर लेंगे, ठीक। अब इसके मेजर पोर्शन की तरफ आते हैं इस चैप्टर के, दैट इज़ जेनेटिक्स। एक्चुअली जेनेटिक्स जो है इसका सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मिलिए अब ग्रेगर जॉन मेंडल से। ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि बाबा है जेनेटिक्स हैं, ही इज़ अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिन्होंने जेनेटिक्स की बुनियाद डाली, जिन्होंने जेनेटिक्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी। किस तरीके से दी थी, इन्होंने काम किया था एक प्लांट पर, दैट इज़ गार्डन पी। गार्डन पी जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में पिसम सैटिवम कह रहे हैं। ये जो पिसम सैटिवम है या गार्डन पी है, इस पर इन्होंने जेनेटिकली वर्क किया था और देखा था कि उनके जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, कौन से कैरेक्टर हैं जो चेंज हो रहे हैं, कौन से कैरेक्टर हैं जो बिल्कुल वही हैं। तो इन्होंने ये चीज़ देखी थी कि अगर वो सेम जो है स्पीशी के ही यानी गार्डन पी के अगर एक ही जो है स्पीशी ली हुई है, स्पीशी तो ये एक ही एक है, गार्डन पी को लेकर अगर उन्होंने प्योरली सेल्फ पोलिनेट करवाया, सेल्फ पोलिनेटेड के हमने कल पढ़ा रिप्रोडक्शन के चैप्टर में ही डिस्कस किया था कि वो क्या होती है। तो अगर सेल्फ पोलिनेशन के थ्रू जो जनरेशन आगे बढ़ रही थी उन सबके कैरेक्टर बिल्कुल पेरेंट्स जैसे थे, लेकिन उन्होंने जब क्रॉस पोलिनेट करवाया तो कैरेक्टर्स चेंज हुए। अब 7 कैरेक्टर्स थे जो इनको स्टडी किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। वो कैरेक्टर्स हैं हाइट, सीड की शेप, पोड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड पोड कलर। इन 7 कैरेक्टर्स को ग्रेगर जॉन मेंडल ने स्टडी किया था। फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो आगे मैं यूज़ करूँगी, तो आप इन टर्म्स से पहले कम्प्लीटली इनको समझ लें। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो क्रोमोसोम है इसमें से एक क्रोमेटिड में जीन अगर यहाँ पर लगी हुई है आइज़ के, अगर यहाँ पर आइज़ के कलर की जीन है तो यहाँ पर भी आइज़ के कलर की जीन है, ठीक है। अब लेट सपोज एक और क्रोमोसोम हम सपोज कर रहे हैं इन दोनों में भी यहाँ पर आइज़ के कलर की जीन लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक जीन है, ठीक है, इस तरफ भी ब्लैक जीन थी, यानी दोनों एक तरफ जो है एक मदर से एक फादर से और दोनों एक ही तरह की जीन थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि एक जीन आई ब्लैक तो दूसरी आ गई ग्रे कलर की जीन, ठीक है। अब जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें या ब्लैक कलर आएगा आइस का या ग्रे कलर आएगा, ठीक है। ऑफस्प्रिंग के अंदर अब या ब्लैक कलर आएगा या ग्रे कलर आएगा, ठीक है। तो अगर ब्लैक कलर आ जाता है दैट मीन्स ग्रे कलर ने अपना कैरेक्टर शो नहीं किया, इसकी वजह से उसने अपने आप को छुपा लिया। और अगर ग्रे कलर आ गया बेबी के अंदर, ग्रे कलर आ गया आइस की जीन का, दैट मीन्स कि ग्रे कलर ने खुद को शो किया जबकि ब्लैक कलर ने खुद को छुपा लिया। तो वो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकी उस जीन को हम कहते हैं डोमिनेंट जीन, और वो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकी दूसरी की वजह से तो उस जीन को हम रिसेसिव कहते हैं। तो अगर इस जीन के पास ब्लैक कलर आया ग्रे कलर नहीं आया दैट मीन्स कि ग्रे जो है वो कहलाएगी रिसेसिव और ये जो ब्लैक कलर है ये कहलाएगा डोमिनेंट, ठीक है। और जब हम इनको लिखते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे कि अब देखिए इसमें ब्लैक कलर आया है लेकिन इसमें था तो ग्रे कलर भी था, इसके मतलब ये जो क्रोमोसोम अब बेबी का बना है अब इसमें ग्रे कलर भी था लेकिन और ब्लैक भी था लेकिन शो सिर्फ ब्लैक हुआ है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि बी को कैपिटल लिखा और जो ग्रे कलर है उसके लिए हम जी नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम स्मॉल बी लिख लेंगे। दैट मीन्स के वो चीज़ जो कि डोमिनेंट है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं और वो जो रिसेसिव है उसको उसी अल्फ़ाबेट को हम स्मॉल में लिख लेते हैं। अब डेफिनेशन पर आते हैं। डोमिनेंट मीन्स द फैक्टर, फैक्टर का मतलब है जीन,
ग्रेगर जॉन मेंडल ने जीन के लिए फैक्टर का वर्ड यूज़ किया है। सो द फैक्टर विच एक्सप्रेसेस आर मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन, वो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करे और दूसरी जीन को मास्क कर दे, उस जीन को हम डोमिनेंट कहते हैं। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर लाइक टी फॉर टॉल, यानी टॉल प्लांट है फॉर एग्जाम्पल तो उसके लिए हमने कैपिटल टी लगा दिया, ठीक है। रिसेसिव यानी वो जीन, द फैक्टर विच इज़ अनएबल टू एक्सप्रेस आर मास्क्ड, यानी वो जीन जो एक्सप्रेस होने से नाकाबिल है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकी या फिर जो मास्क्ड हो गई, तो उस जीन को हम रिसेसिव कह रहे हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, जैसे कि अगर ड्वार्फ प्लांट है तो हम उसके लिए स्मॉल टी यूज़ करेंगे। फिर दो और टर्म्स हैं, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ जीन्स, जीन्स की फिजिकल अपीयरेंस। जैसे इस केस में क्या था, फिजिकल अपीयरेंस क्या थी, ब्लैक थी, यानी आइज़ जो है वो बेबी की ब्लैक हो गई, तो ये उसका फिनोटाइप है। जीनोटाइप का मतलब है जेनेटिक मेकअप या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ ट्रेट, लाइक अब देखें जेनेटिकली हम कैरेक्टर को किस तरीके से शो करेंगे, जैसे कि एक बेबी के अंदर ब्लैक कलर भी था, ग्रे भी था, लेकिन शो कौन सा हुआ था, ब्लैक, तो हमने जेनेटिक मेकअप उसका यानी जीनोटाइप हमने इसका इस तरीके से लिख लिया। अब एक और पेरेंट था जिसमें एक और ऑफस्प्रिंग था जिसमें दोनों साइड ब्लैक कलर थी, ठीक है। दोनों साइड जब ब्लैक थी तो हम इसका जब जेनेटिक मेकअप यानी जेनेटिक जीनोटाइप लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे बी, यानी कैपिटल बी लगा लिए दोनों, क्योंकि इसकी दोनों साइड पर डोमिनेंट जीन थी। अगर दोनों साइड पर रिसेसिव जीन होती यानी दोनों साइड ग्रे होता तो हम स्मॉल बी लगाते दोनों तरफ। तो ये होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप यानी जीन्स को हम लिख रहे हैं और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे हैं। फिनोटाइप यानी फिजिकली देखकर हम बता रहे हैं कि इसका ये कैरेक्टर है। नाउ दीज आर टू टर्म्स होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। देखें ये क्रोमोजोम है, दोनों तरफ जो है आइज़ के कलर की जीन है। अब इन्फॉर्मेशन जो मदर एंड फादर से आई वो भी सेम है, यानी यहाँ पर भी ब्लैक कलर की जीन है, यहाँ पर भी ब्लैक कलर की जीन है। दैट मीन्स के एक ही कैरेक्टर के लिए दोनों जीन अगर एक जैसी हैं तो उसे हम कहेंगे होमोजाइगस। एन इंडिविजुअल हैविंग सेम एलील ऑफ अ ट्रेट, यानी एक ही ट्रेट का मतलब है कैरेक्टर, अगर एक ही कैरेक्टर के सेम फैक्टर्स हैं, सेम जीन्स हैं तो उसे हम होमोजाइगस कहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर ग्रे कलर की जीन होती दोनों साइड तो वो भी होमोजाइगस होते। लेकिन अगर एक ऐसा क्रोमोसोम है जहाँ पर एक जो है वो ब्लैक कलर की आइज़ की जीन आई है, दूसरी तरफ ग्रे कलर की जीन्स आई है, अब क्या हुआ कि दोनों तरफ डिफरेंट जो है एलील्स मौजूद है एक ही ट्रेट की, तो उसे हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। एन इंडिविजुअल हैविंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ अ ट्रेट, यानी एक ही कैरेक्टर के अगर डिफरेंट जीन किसी इंडिविजुअल के पास है तो उस इंडिविजुअल को हम हेट्रोजाइगस कहेंगे। ओके, नाउ वी हैव पेरेंटल जनरेशन, फिलियल वन जनरेशन एंड सेकेंड फिलियल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन यानी कि जो ओरिजिनल ट्रू ब्रीडिंग है ऑर्गेनिज्म है, यानी जहाँ से हम उसकी जीन्स लेकर फर्दर उसको ब्रीड करवा रहे हैं, तो जो ओरिजिनल पेरेंट है उसे हम पेरेंटल जनरेशन कह रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन यानी F1 जनरेशन कह रहे हैं कि उसी के ऑफस्प्रिंग आए, यानी उसी पेरेंट के जो ओरिजिनल ऑफस्प्रिंग है, लेकिन वो किस चीज़ से आए, सेल्फ पोलिनेशन से। लेकिन अगर हम क्रॉस पोलिनेशन करवाएं, क्रॉस पोलिनेशन के बाद जो ब्रीडिंग के ऑर्गेनिज्म आएंगे उसे हम कहेंगे कि दिस इज सेकेंड जनरेशन। ओके, बाय क्रॉसिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी हम उसका क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा लें। अब ग्रेगर जॉन मेंडल ने यहाँ पर दो लाज दिए हैं, बल्कि तीन हम पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, पहला लॉ जो है वो कंप्लीट डोमिनेंस का है। ये मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ कि इन्होंने कहा कि अगर पेरेंट वन, फॉर एग्जांपल पेरेंट वन था जो कि टॉल था, दूसरा पेरेंट है वो भी टॉल है, ठीक है, दो पेरेंट के फ्यूजन से ऑफस्प्रिंग बनेगा। अब देखें हर एक के पास ना जो है दो जीन्स होती हैं एक ही कैरेक्टर की, तो अगर ये टॉल है तो उन्होंने कहा कि अगर आप प्योर टॉल ले रहे हो, प्योर का मतलब है कि होमोजाइगस टॉल ले रहे हो, तो दूसरा भी अगर आप होमोजाइगस टॉल ले रहे हो तो क्या होगा कि इफ़ बोथ पेरेंट्स डोनेट सेम फैक्टर ऑफ ट्रेट द ऑर्गेनिज्म इज़ प्योर और होमोजाइगस। जैसे कि ये कहना चाह रहा है कि जब देखें ये है एक जीन का पेयर, अब क्या होता है कि ये क्रोमोसोम पे लगे हुए हैं, क्रोमोसोम कम्प्लीटली सेपरेट होके यूँ क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं, यानी ये जो जीन्स हैं ये भी अलग अलग हो जाएंगी। ये एक गैमीट बना, ये दूसरा गैमीट बना, इसी तरीके से फीमेल का भी ये एक गैमीट, ये दूसरा गैमीट बना, ठीक है। अब क्या होगा कि एक गैमीट मेल से आएगा, एक गैमीट फीमेल से आएगा। लेट सपोज कि ये मेल से गैमीट आ रहा है और ये फीमेल से गैमीट आ रहा है, इन दोनों के फ्यूजन से बनेगा ऑफस्प्रिंग। तो ऑफस्प्रिंग जो बना वो भी देखो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी से जो है वही बना जो कि पेरेंट का जीनोटाइप था।
ठीक है, ऑफस्प्रिंग भी वही बना जो पेरेंट का जीनोटाइप था। तो पहला तो ये कहा कि अगर दोनों पेरेंट्स एक जैसी जीन को डोनेट कर रहे हैं तो जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो जनरेशन होगी वो भी होमोजाइगस होगी और बिल्कुल पेरेंट जैसी होगी। लेकिन अगर डिफरेंट है यानी हेट्रोजाइगस है, अब हेट्रोजाइगस से रात यहाँ पर मैंने एक और यहाँ से क्रॉस करवाया हुआ है कि अगर एक पेरेंट फॉर एग्जांपल टॉल है और दूसरा क्या है, शॉर्ट है। अब क्या होगा कि जब इसकी जीन्स अलग अलग होंगी गैमीट्स में, एक कैपिटल टी जाएगा दूसरा कैपिटल टी, इसी तरीके से इसके भी दो जो है वो जीन्स बनेंगी। एक पेरेंट से एक जीन एक दूसरे पेरेंट से दूसरी आई, तो इस तरीके से ऑफस्प्रिंग जो जनरेशन बनी है उसके पास देखें कि ये पॉसिबिलिटी आई कि पेरेंट वन जो था वो टॉल था, पेरेंट टू शॉर्ट था, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आए और ये जो है वो ऑफस्प्रिंग की जीनोटाइप है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि फिनोटाइप इसका क्या है, फिनोटाइप इसका टॉल है, यानी देखने में ये टॉल होगा क्योंकि इसमें डोमिनेंट जीन मौजूद है, तो जो चीज़ डोमिनेंट होगी वही अपना कैरेक्टर शो करेगी। लेकिन जीनोटाइप इसका क्या है, हम कहेंगे हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है। और तो जो इसका लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो ये कहता है कि व्हेन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हेट्रोजाइगस इज ब्रॉट टुगेदर, यानी मेंडल ने कहा कि जब आप एक ही कैरेक्टर के हेट्रोजाइगस ले आए, यानी एक जो था वो टॉल था दूसरा शॉर्ट था, तो आप जब हेट्रोजाइगस को ब्रीड करवा रहे हो, क्रॉस ब्रीड करवा रहे हो, ओनली वन फैक्टर विल एक्सप्रेस इन द ऑफस्प्रिंग, तो ऑफस्प्रिंग में इन दोनों में से कोई एक कैरेक्टर जाहिर होगा जबकि दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, मास्क्ड हो जाएगा। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, इस लॉ को हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। फिर जो दूसरा लॉ मेंडल ने दिया था दैट वाज मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ये कहता है कि द फैक्टर यानी जीन एग्जिस्ट इन पेयर्स, जीन जो होती है वो पेयर्स में होती है, बट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन दीज फैक्टर सेग्रीगेट, यानी ये कहना चाह रहा है कि ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ पर लगा हुआ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लगी हुई थी कि जीन हाइट की, एक तरफ लगी हुई है टॉल की जीन, दूसरी तरफ लगी हुई है ड्वार्फ की जीन, टी एंड स्मॉल टी लगा रही हूँ। अब क्या हुआ कि कह रहा है कि जब गैमीट्स बनते हैं ना तो ये दोनों जीन्स अलग अलग हो जाती हैं, एक क्रोमेटिड अलग हुआ दूसरा क्रोमेटिड अलग हुआ। अब इसके पास जो जीन आई है वो कैपिटल टी की आई है, इसके पास जो जीन आई है वो स्मॉल टी, ये दोनों गैमीट्स हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन दीज फैक्टर सेग्रीगेट यानी अलग हो जाते हैं वो जीन्स क्लीनली, इस तरीके से ये सेपरेट हो जाती हैं फ्रॉम ईच अदर, सो ईच गैमेट हैज़ ओनली वन फैक्टर ऑफ अ ट्रेट, यानी फिर क्या होगा कि हर गैमीट के पास ना एक ट्रेट का एक ही फैक्टर होगा। जैसे इस गैमीट के पास सिर्फ टॉल की जीन है, इस गैमीट के पास सिर्फ ड्वार्फ की जीन है, समझ रहे हैं आपके, हर गैमीट के पास एक ट्रेट की एक ही जीन होगी जब गैमीट्स बनेंगे। तो इसके बाद जो लॉ है दैट इज़ मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया हुआ है। इससे पहले हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे थे, यानी कि एक ही कैरेक्टर को हम जहन में रख रहे थे, एक ही कैरेक्टर का डिफरेंस हम देख रहे थे। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन टू ट्रेड्स, यानी दो इंडिविजुअल के जो हम पॉलिनेशन करवा रहे हैं लेकिन वो उन दोनों में जो डिफरेंस है वो दो ट्रेड्स का है, ठीक है। अब यहाँ पर हम दो कैरेक्टर को देखेंगे और एज ए रिजल्ट जो रेशो मिलता है उसे हम डाई हाइब्रिड रेशो कहते हैं, और इनहेरिटेंस को कहेंगे कि इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स, ठीक है। अब मेंडल ने कौन से दो कैरेक्टर्स को जहन में रख के ये चीज़ की है, उन्होंने क्या किया, येलो कोटिलिडॉन और राउंडेड सीड्स का क्रॉस करवाया था विद ग्रीन कोटिलिडॉन एंड रिंकल सीड, यानी एक तो कलर को देखा हुआ है कोटिलिडॉन के कलर को और सीड की शेप को, ये दो कैरेक्टर्स जो हैं वो इन्होंने लिए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो क्रॉस है मैं इस तरीके से आपको यहाँ पर मैंने लिखा है, आप दिखा रही हूँ कि एक पेरेंट वो है जो कि राउंड है, राउंड एक डोमिनेंट जीन है, तो आप देखें मैंने यहाँ पर दोनों कैपिटल आर लगाए, उसके इन्वर्स राउंड से ये रिंकल्ड शेप, ये रिंकल्ड शेप है जो कि रिसेसिव है, इस वजह से स्मॉल आर लगाएं, ठीक है। उसके बाद एक और कैरेक्टर था कलर का, तो येलो कलर डोमिनेंट है इसलिए कैपिटल वाई लगा दिए, और दूसरा कलर था ग्रीन जो कि रिसेसिव था तो स्मॉल वाई लगा दिए। अब इन्होंने क्या किया कि ये दो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से बनेंगे गैमीट सेल। गैमीट में क्या होता है कि हर एक कैरेक्टर की जीन अलग अलग हो जाएंगी, तो जब राउंड की जीन्स अलग अलग होंगी तो गैमीट में सिर्फ एक आर जाएगा, लेकिन वो कौन सा आर जाएगा, दोनों एक जैसे हैं, कोई सा भी चला जाए, एक आर चला गया। और वाई है तो वाई में से भी एक वाई आया, तो ये बना एक गैमीट, ठीक है।
अगर हम पेरेंट 2 की बात करें तो इसके भी गैमीट एक आर आया एक वाई आया, ये बन गए गैमीट। अब ये गैमीट आपस में होंगे फ्यूज़, तो जनरेशन जो बनेगी दैट वुड बी F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये इसका मैंने यहाँ पर जीनोटाइप लिखा है। अगर फिनोटाइप की बात करें तो कैपिटल आर की वजह से इसकी शेप कौन सी होगी, राउंड होगी, और कैपिटल वाई की वजह से इसका कलर कौन सा होगा, येलो होगा। यानी ये पेरेंट 1 जैसा ही है, जनरेशन जो बनी वो पेरेंट 1 जैसी है, फिनोटिपिकली जीनोटिपिकली डिफरेंट है, ठीक है। तो राउंड एंड येलो जनरेशन बनी। अब अगर हम इसका क्रॉस करवाएं, यानी इसके अगर गैमीट्स बने तो इसके गैमीट्स 4 तरीकों के बन सकते हैं, क्योंकि इसमें आर भी दोनों डिफरेंट है, वाई भी दोनों डिफरेंट है, तो 4 तरह के गैमीट्स बनेंगे। जब आर सेग्रीगेट होगा तो एक कैपिटल आर अलग, दूसरा स्मॉल आर अलग, कैपिटल वाई अलग, स्मॉल वाई अलग, तो एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, यानी 2 कम्बिनेशन इस तरीके की होंगी। मैंने यहाँ पर लिखी है कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो ये 4 तरह की कम्बिनेशन हो सकती हैं। ये हमने हो सकती हैं वाली जनरेशन लिखी है, ठीक है। या तो इस तरीके से गैमीट्स बन जाए, या ऐसा हो कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ जाए, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर लग जाए। तो 4 तरह की कम्बिनेशन यहाँ पर हो सकती हैं। यही 4 कम्बिनेशन मैंने यहाँ पर भी लिखी है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी ये जो मैंने ऊपर लिखी है उसी तरीके से मैंने नीचे रखी है। अब क्या होगा, इनके आप क्रॉस करवाओ, इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करते जाओ, कैपिटल आर कैपिटल कैपिटल वाई, आपने एक जनरेशन यहाँ लिखी। फिर इसी तरीके से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, तो इस तरीके से हमारे पास टोटल जो है वो 16 जनरेशन आई। अब इनमें से हम देखेंगे कि कितने एक जैसे हैं, फिनोटिपिकली नहीं देख रहे हैं, जीनोटिपिकली देख रहे हैं, क्योंकि फिनोटिपिकली जहाँ पर भी कैपिटल आर होगा वो राउंड होगा, जहाँ पर भी कैपिटल वाई होगा वो येलो होगा। इस तरीके से अलग अलग हो जाएंगी फिनोटिपिकली। ये मैंने फिनोटिपिक रेशो भी लिखा हुआ है, देखें फिनोटिपिक रेशो क्या कह रहा है, 9:3:1। 9 कौन से राउंड और येलो है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाले जितने भी होंगे वो राउंड और येलो होंगे। तो 9 जो है 9 जनरेशन एक जैसी थी, और 3 जो थी वो राउंड एंड ग्रीन थी। राउंड एंड ग्रीन की एग्जांपल, यानी राउंड में कैपिटल आर होगा, ग्रीन में स्मॉल वाई होगा। ये देखें, ये राउंड है और ग्रीन है, तो ऐसी 3 जनरेशन है। इसी तरीके से 3 रिंकल येलो हैं, जैसे ये रिंकल येलो है, स्मॉल आर स्मॉल वाई दोनों के पास, तो ये रिंकल्ड येलो है। और एक जनरेशन रिंकल्ड ग्रीन है, सॉरी ये है रिंकल्ड येलो, ये है रिंकल्ड ग्रीन। तो एक जनरेशन रिंकल येलो है, 3 जनरेशन रिंकल येलो है, और रिंकल येलो, और 1 जो है रिंकल ग्रीन है। तो ओवरऑल जो रेशो बना फिनोटिपिक वो 9:3:1 का बना, ठीक है। और यही रेशो हर डाईहाइब्रिड क्रॉस में आपको मिलेगा। दिस इज फिनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जो कि इंटर में हम करते हैं, 9th मैट्रिक की बुक में हमें नहीं करवाया जाता। तो इस तरीके से हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कर सकते हैं। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में आप देखेंगे कि जब सेग्रीगेशन होती है ना जीन्स की, तो वो प्योर सेग्रीगेशन होती है। ऐसा नहीं होता कि राउंड में कुछ हिस्सा उसका भी आ गया, रिंकल्ड का आ गया। गैमीट फॉर्मेशन के दौरान 2 गैमीट्स जो होते हैं, जो गैमीट्स बनते हैं, तो जीन्स सेग्रीगेट होती हैं, सेपरेट होती हैं, प्योरली सेपरेट होती हैं, एक दूसरे पे कोई इनका इफेक्ट नहीं पड़ता। मल्टीपल अलीलिक ट्रेट्स हैविंग मोर देन 2 अलील फॉर सेम ट्रेट, यानी एक ही ट्रेट के अगर 2 या 2 से ज़्यादा अलील्स हों उसे हम कहते हैं मल्टीपल अलीलिक ट्रेट। जैसे कि ब्लड ग्रुप है, एक ही कैरेक्टर है लेकिन ब्लड ग्रुप के कितने सारे जो है अलील्स हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, तो ये ए बी ओ ये सारे क्या है, मल्टीपल अलील्स हैं। सबसे पहले मल्टीपल अलील को डिस्कवर करने वाले कार्ल लैंडस्टीनर्स थे, इन 1901 इन्होंने डिस्कवर किया था। अब ये ब्लड ग्रुप का चेंज होना कौन सी अलील की वजह से होता है, देखें ब्लड ग्रुप के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके सरफेस पर ना 2 तरह के एंटीजन्स होते हैं, या तो ए टाइप के होंगे या बी टाइप के होंगे। ए ऐसा लिखा हुआ नहीं होता कि ये ए टाइप के एंटीजन है, मतलब 2 तरह की एंटीजन पाई गई हैं, साइंटिस्ट ने उनको अपनी तरफ से ए और बी का नाम दे दिया कि ये ए तरह की है और ये बी तरह की है। अगर किसी रेड ब्लड सेल के सरफेस पर ए तरह की एंटीजन मौजूद है तो उसे हम कहते हैं ये ए ब्लड ग्रुप है, अगर बी तरह की मौजूद है तो बी ब्लड ग्रुप होता है, और अगर दोनों तरह की नहीं है तो हम इसको स्मॉल आई से शो करेंगे। फिर उसके लिए ये कि ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास दोनों ही ए ग्रुप ए टाइप की जो है वो जीन्स हों,
यानी ए एंटीजन मौजूद हो, या फिर एक केस ये है कि एक जीन उसके पास एंटीजन ए की हो और एक जीन उसके पास ज़ीरो एंटीजन की हो। तो ये हम कह सकते हैं कि ए होमोजाइगस भी हो सकता है, ए हेट्रोजाइगस भी। इसी तरीके से अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी भी यही पॉसिबिलिटी है कि या तो दोनों जीन्स में एंटीजन है या तो किसी एक जीन के पास एंटीजन बी है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, दैट मीन्स कि एक जीन के पास एंटीजन ए है, एक जीन के पास एंटीजन बी है। और अगर किसी के पास दोनों जीन्स में कोई एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। ओके यहाँ पर एक और पॉइंट आपको नोटिस करवाऊँ कि ब्लड के सरफेस पर ना एक और तरह की प्रोटीन बनती है, रेहिसस प्रोटीन। वो प्रोटीन किसी जीन की इंस्ट्रक्शन के अंदर में बनती है। उस जीन को हम कहते हैं RH। दिस इज़ अ जीन विच प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन रेहिसस, तो हमने उसको RH का नाम दे दिया। ठीक है, अब किसी के अंदर ये डोमिनेंट होती है, किसी के अंदर रिसेसिव होती है। तो जिसके अंदर डोमिनेंट होती है वहाँ पर ये रेहिसस प्रोटीन को बनाती है, जहाँ पर ये रिसेसिव होती है वहाँ पर ये रेहिसस को नहीं बना पाती प्रोटीन को। ठीक है, तो ये डोमिनेंट फॉर्म में और ये रिसेसिव फॉर्म में भी होती है। तो अगर ये डोमिनेंट में है तो प्रोड्यूस करेगी रेहिसस प्रोटीन, और अगर रिसेसिव फॉर्म में है तो ये प्रोड्यूस नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर ये मौजूद है, अगर ये डोमिनेंट है, रेहिसस जो जीन है अगर ये डोमिनेंट है तो उस ब्लड ग्रुप को हम कहेंगे दिस इज़ पॉजिटिव। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ऐसा होता है ना, AB पॉजिटिव। ये ब्लड ग्रुप के आगे जब हम पॉजिटिव लगाते हैं दैट मीन्स कि उसके पास एक डोमिनेंट RH जीन है जो कि रेहिसस प्रोटीन बना रही है, और अगर रिसेसिव फॉर्म में है तो वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि अगर कोई एक केमिकल हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता ना, तो एक्स्ट्रा केमिकल बॉडी के अंदर जो भी आते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म का ब्लड भी अगर हमारे अंदर आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा तो वो एंटीजन के तौर पे काम करता है। एंटीजन यानी ऐसा समझो कि कोई जरासीम के तौर पे, जैसे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आए ना तो बॉडी एकदम से एक्टिव हो जाती है, क्योंकि बॉडी को बाहर का कोई भी पार्टिकल एज एन एंटीजन दिखता है, फिर वो उसको मारने के हथियार बनाती है। तो केमिकल्स ऑफ वन ऑर्गेनिज्म वर्क एज एन एंटीजन फॉर अनदर बॉडी। यानी अगर हमारी बॉडी में ए ब्लड ग्रुप है तो अगर आप हमें बी ब्लड ग्रुप दोगे तो ये बी ब्लड ग्रुप एंटीजन के तौर पर काम करेगा, क्योंकि ये है ही नहीं हमारी बॉडी के अंदर, जो चीज़ है ही नहीं वो एंटीजन के तौर पर काम करती है। और उस एंटीजन को फाइट करने के लिए, टू फाइट विद दोज एंटीजन, आवर बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़। तो बॉडी जो है वो उसको मारने के लिए जो एक्स्ट्रा चीज़ आई है एक और मॉलिक्यूल बनाती है जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ आर यूज्ड टू किल एंटीजन। अब क्या होता है, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, द पर्सन विद ए ब्लड ग्रुप प्रोड्यूसेस एंटी बी बॉडीज़। तो ए ब्लड ग्रुप का जो एंटीबॉडी बनेगी वो बी एंटीबॉडी बनेगी। अ पर्सन विद बी ब्लड ग्रुप प्रोड्यूसेस एंटी ए एंटीबॉडी, तो एंटी बी बॉडी बनती है किसके पास, जिसके पास ए ब्लड ग्रुप है। अब क्या है, अगर किसी के पास द पर्सन विद बी ब्लड ग्रुप प्रोड्यूसेस एंटी ए एंटीबॉडीज़, तो ये उलट हो गया। अब द पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है वो कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता, उसके पास ब्लड सीरम होता है, एंटी सीरम। ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और अगर आप उसको बी ब्लड ग्रुप का ब्लड दे रहे हो तो क्या होगा, वो एंटीजन के तौर पे काम करेगा और उसके पास तो ऑलरेडी एंटी बी बॉडीज़ है, क्योंकि ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसके पास ऑलरेडी एंटी बी बॉडी मौजूद है, और अगर आप उसको बी ब्लड ग्रुप दे रहे हो तो ये एंटीजन के तौर पे काम कर रहा है। तो ये एंटीबॉडी बी एंटीजन को किल कर लेगी, इसके साथ बिल्कुल मिक्सड अप होके, क्लम्प्ड अप होके जो है वो एक क्लम्प्ड सेल्स बनाती है जिसको हम कहते हैं अग्लूटिनेशन, जिसकी वजह से सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक इसी तरीके से अगर बी ब्लड ग्रुप वाले को अगर आप ए ब्लड ग्रुप का ब्लड दे रहे हो तो वो भी इसी तरीके से सीरियस प्रॉब्लम काज कर सकता है। लेट्स डिस्कस MCQs नाउ। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन से जो ब्रांच बिलोंग करती है दैट इज जेनेटिक्स। द वे बाय विच जीन ट्रांसमिट कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उस वे को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। टू सिमिलर क्रोमोसोम इन अ सेल विच आर सिमिलर इन शेप, साइज एंड पोजीशन, उन क्रोमोसोम को हम होमोलोगस कहते हैं। केमिकल मटीरियल ऑफ अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिन। आउटर पार्ट ऑफ DNA हेलिक्स मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट इज कॉल्ड अपराइट। हमने पढ़ा था ना, आउटर पार्ट अपराइट होता है, इनर पार्ट रंग्स में आता है। द स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA विच हैज़ इंफॉर्मेशन टू कोड इट्स ऑब्वियसली जीन। एग्जैक्ट डुप्लीकेशन ऑफ DNA, डुप्लीकेशन को हम रेप्लीकेशन कहते हैं। इफ़ बोथ द पेरेंट्स डोनेट सेम फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर तो वो होमोजाइगस होते हैं।
होमोजाइगस जीन्स के लिए यूज़ होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के लिए। द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ ट्रेट, उसे जीनोटाइप कहते हैं, और जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो फिनोटाइप में आती है। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये चैप्टर। प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह ताला सबको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।